गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 258 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे। इसमें हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रश्नों पर प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 258 तक पहुँच सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सुप्रीम कोर्ट में, केवल हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में, या किसी भी न्यायालय में नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तो कहीं पर भी नहीं कर सकता, किसी भी न्यायालय में नहीं। तो संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार हाई कोर्ट के जो जज हैं वो सेवानिवृत्त होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट में या अन्य हाई कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं कर सकते जिसमें वो थे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला सत्र न्यायालय में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। ठीक है, और ये तदर्थ न्यायाधीश लिए कहाँ से जाते हैं? हाई कोर्ट से लिए जाते हैं। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, अन्य न्यायालयों में नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 127(1) के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त ना हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, ध्यान से सुनिएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति नहीं, भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उस हाई कोर्ट के जज से करेगा जिससे वो उन न्यायाधीशों को चुन रहा है। ठीक है, उस हाई कोर्ट के जज के परामर्श से करता है, चीफ जस्टिस के परामर्श से। ठीक है, तो कौन करेगा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। परामर्श किसका लेगा? राष्ट्रपति का लेगा, और उस हाई कोर्ट का लेगा जिस हाई कोर्ट से वो जज को उठा रहा है, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। देखिए, उच्चतम न्यायालय लिखा हो या सर्वोच्च न्यायालय लिखा हो एक ही बात है, सुप्रीम कोर्ट भी लिखा रह सकता है देवनागरी में। तो उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, और इसे संवैधान की पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। संवैधानिक पीठ, 5 जज बैठते हैं एक साथ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? देखिए, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, या उत्तराखंड की गवर्नमेंट और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच कोई विवाद हो जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस मूल अधिकार क्षेत्र को प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र या इंग्लिश में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के नाम से जाना जाता है। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिपीटेड भी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था, परंतु यह भी कहा गया था कि अनुच्छेद 368 संसद की संविधान की मूल संरचना या ढांचे, ठीक है, उसमें परिवर्तन की शक्ति जो है वो नहीं प्रदान कर सकता। ठीक है, आसान भाषा में समझें तो केशवानंद भारती बनाम ने कहा था कि भारत की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो संविधान का ही भाग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की थी कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे
उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ये मामला था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मामला, केशवानंद के बाद का है ये। तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के बाद में उच्चतम न्यायालय ने जो है उपर्युक्त धारणा व्यक्त की थी, जो क्वेश्चन में लिखी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात हो रही है। अनुच्छेद 131, 132, 134 को मिलाकर 132 को पढ़ना, 134 को मिलाकर 133 को पढ़ना। यह प्रश्न रिपीटेड है, कई बार पूछा गया पहले एग्जाम में। 134 को मिलाकर 132 को पढ़ना। तो संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की सिविल दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में होगी। ठीक है, उच्च न्यायालय में कोई निर्णय चल रहा है, फिर उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई उसके ऊपर तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट है ना, मतलब हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 133 केवल सिविल विषयों के अपील से जो है संबंधित है, और अनुच्छेद 134A उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134A को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श संबंधी एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो मूल क्षेत्राधिकार भी रखता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी रखता है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी रखता है। आर्टिकल 143 याद आया? तो मूल रखता है, अपीलीय रखता है, परामर्श रखता है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा सबसे सही। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से लेकर 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा आर्टिकल 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है? चीफ जस्टिस से, जो चीफ जस्टिस है वो राष्ट्रपति को जो है परामर्श दे सकते हैं। ठीक है, और ऐसा दिया गया परामर्श जो है राष्ट्रपति माने ना माने वो बाध्यकारी नहीं है, और राष्ट्रपति के द्वारा क्या नाम है वो भी नहीं मांग सकते सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, लेकिन उतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, उतना द्वंद्व होता नहीं है कभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। सुधारात्मक याचिका 138, 140, 142 या 146 बताइए। सुप्रीम कोर्ट में यानी उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दायर करनी है, कौन से आर्टिकल के तहत करेंगे? 142। तो देखिए, केस था रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा। ठीक है, ये इसको कह सकते हैं रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा के बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका जो है वो दाखिल की जा सकती है। ऐसा निर्णय लिया था सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत, अनुच्छेद 142 के तहत। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? कौन सा अनुच्छेद है वो? यह है अनुच्छेद 137, 137। तो संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? विधियों और कार्यपालक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। आसान भाषा में समझें तो किसी राज्य का विधानमंडल या केंद्र की संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, या फिर वो बनाया गया कानून संवैधानिक प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत है, इतर हटकर है। ठीक है,
तो उसे सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, और जांच करते ही अगर वो जो है संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं पाया गया तो उसको शून्य घोषित कर देगा। शून्य घोषित का मतलब कि ऐसा कोई कानून इन्होंने बनाया था, हमने उसे हटा दिया। तो देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक और अवैध तथा उस स्तर तक शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर तक वह संविधान का उल्लंघन करते हों। ऐसे नियम कानून जो राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाए गए हों और केंद्र की संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? वो कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायालयों को संसद के अंदर हो रही कार्यवाहियों की जांच करने पर प्रतिबंध लगाता है? आर्टिकल कौन सा है? 122। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? विधायी प्रक्रिया नहीं है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी नहीं है, भारत शासन अधिनियम 1935 भी नहीं है, विधि का शासन है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131 से 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था निहित है। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि के शासन को बनाए रखना तथा विधि की सर्वोच्चता को स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? इसको बढ़ाएगी राष्ट्रपति नहीं, इसको बढ़ाएगी संसद। कौन बढ़ाएगी? संसद। वो भी प्रस्ताव पारित करके नहीं, विधि बनाकर, कानून बनाकर बढ़ाना पड़ेगा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां प्रदान कर सकती है। ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अपनी पहल पर तभी जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है। दूसरा सही है। तो अनुच्छेद 143(1) के अनुसार भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है जब राष्ट्रपति उससे ऐसे परामर्श के लिए कहता है, और ऐसा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति के द्वारा बाध्यकारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उसने लिया और माना, ठीक है। और राष्ट्रपति के मांगे जाने पर सुप्रीम कोर्ट भी बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उतनी रहती है, ऐसे विवाद होते नहीं हैं। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। धन्यवाद।